अब प्रिस्क्रिप्शन कब देंगे? या तुम्हारे क्लिनिक से तुम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ओपीएम कितनी बार दिया होगा? तो एक बार भी नहीं। मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए। जैसे कई लोगों ने मान रखा है कि ओपीएम मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए आप सोच सकते हो कि जो नियर द डेथ है और लग रहा है कि आपको मर जाएगा, आप उसे ओपीएम देते हो। कई राइटर्स ने लिखा कि जहाँ पे सोल और बॉडी अलग अलग हो रहे हैं, जहाँ पे लग रहा है कि पेशेंट से मरने वाला है किन्हीं कंडीशन से किसी भी डिसीज के साथ में, और आप ओपीएम देते हो तो मे भी पेशेंट्स आपका क्या आ जाए, लौट के आ जाए, है ना, वो लौट के आ जाए। तो कई बार ओपीएम इसको इस तरीके से भी कई लोग यूज करते हैं। कई लोगों के लिए ओपीएम का एक अपना अलग यूज है। उन्होंने ओपीएम को किस चीज के लिए मान रखा है कि सपोज दैट कोई पेशेंट आपका कोमा में चला गया, और कोमा में जा रहा है या चला गया है या फिर जाने वाला है, आपको लग रहा है कि जो पेशेंट की जो साइन सिम्टम्स है वो ऐसे लग रहा है कि धीमे धीमे पेशेंट आपका कहाँ निकल जाएगा, कोमा में निकल जाएगा, और वहां पे जाके आपने ओपीएम को प्रिस्क्राइब किया, तो पेशेंट्स की लाइफ को आप सेव कर सकते हो, उसको कोमा में जाने से रोक सकते हो। राइट ना? तो कुछ लोगों ने जो ओपीएम को यहाँ तक सोचा कि यार जो एपोप्लेक्सी के केसेस होते हैं, या फिर जहाँ कोमा के केसेस हैं, या फिर तुम ऐसे केसेस जो कैंट लिखते हैं कि जहाँ पे एपोप्लेक्सी मतलब जहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुआ है किसी पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज होने के बाद में वहाँ पे क्लॉट रह गया, और क्लॉट क्या नहीं हो रहा है, डिजॉल्व नहीं हुआ। पेशेंट के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स छोड़ दिए उस क्लॉट ने, उस जो ब्लीडिंग हुई थी, जो ब्रेन हेमरेज जो हुआ था उसने, और ब्रेन हेमरेज के बाद में वो एक अपनी सिम्टोमेटोलॉजी तो लेके आया, लेकिन जहाँ पे जाके तुम्हें क्या लग रहा है, जो पेशेंट्स के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि यार वहां पे जाके पता चला सिर में पल्पिटेशन हो रहा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है। वो कंजेशन जा ही नहीं रहा है, मतलब कंजेशन ही था। अब वो चाहे हाइपरटेंसिव हुआ हो, चाहे मेनिंजाइटिस के थ्रू हुआ हो, चाहे वो आपके कोविड की जो वैक्सीन लगे उसके साइड इफेक्ट हुए हो, और पेशेंट्स को एक ऐसी स्टेज में पहुंच गया जहाँ पे उसको एपोप्लेक्सी हो सकती थी, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता था, और इवन कई बार ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टर ने भी वहां पर जाके सर्जरी कर दी, रोक दिया, पेशेंट्स कैसा आ गया, आपके पास आ गया नॉर्मल, घर पे उसको जाके डिस्चार्ज कर दिया, अब दिखाते रहना। लेकिन जब जब वो जाके सीटी करा रहे हैं, जब एमआरआई की जगह पे सीटी करा रहे हैं, तो सीटी कराने पे देखने को मिल रहा है कि जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, वो सब कैसी चल रही है, कंजेशन में चल रही है, कभी भी दोबारा से वो ब्लीडिंग उसको स्टार्ट हो सकती है। उसको हाइपर टेंशन उसके साथ में बढ़ा हुआ है, उसका बीपी कम नहीं हो रहा है एपोप्लेक्सी के पेशेंट के साथ में। ब्रेन हेमरेज के साथ में क्या नहीं हो रहा है, उसका बीपी डाउन ही नहीं हो रहा। तब बोलते हैं आप दो ड्रग के बारे में सोचते हो, कौन से दो ड्रग के बारे में सोचते हो? कौन से दो ड्रग हैं? एक तो डेफिनेटली ओपियम, दूसरा दूसरा क्या है? अमाइलोस नाइट्रोजन। गिलोनाइन। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी चीज होता है जब आप एक्यूट और सीवियर केसेस को देख रहे होते हैं, जहाँ पे एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस है, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग केस होते हैं, वहां पे अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सोच रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। और कई पेशेंट्स को ऐसा होता है, और कई जगह पे जो ऐसा नहीं है कि कई बार जो बोले ना, मैंने भी मेडिसिन मिस की है। जो ब्रेन हेमरेज के केसेस थे, ब्रेन हेमरेज का केस थे, क्योंकि कई केसेस को मैंने देखा जो कई कोमा से बाहर निकल के भी आए, जो कोमा में भी थे उनको भी ट्रीट किया। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे थे कि जिनका ब्रेन हेमरेज होने के बाद में हाइपरटेंशन जो चीज थी वो बनी हुई है, कंटिन्यूस बीपी बना हुआ है, वो डाउन ही नहीं हो रहा उस पेशेंट का। और उस टाइम पे बाद में जाके जब वो मे बी पेशेंट्स आपका एक्सपायर हो जाता है, नहीं बचा पाते हैं, तब आपको फील होता है कि नहीं यार, चलो शायद वहां पे मेडिसिन देते तो बेटर था। तो ऐसा बोले ना कि फेल्यूर्स ही आपको सिखाते हैं। तो जब एक दो जगह पे मैं खुद फेल हुआ तब इस चीज को जाना कि नहीं यार। तो जब तो हम ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं कि जहाँ पे ब्रेन हेमरेज हो गया, हेमरेज होने के बाद में पेशेंट ट्रीट हो गया लेकिन उसका बीपी डाउन ही नहीं हो रहा है, तब भी आपके सीटी स्कैन नहीं बता रहा है कि भैया इसकी जो वेसल्स हैं वो क्या कर रही हैं, पल्पिटेट कर रही हैं, वही ब्लीडिंग क्या हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक कैंट लिखते हैं, तब आप जाके ओपियम जैसे मेडिसिन को चूज करते हो, या आप ग्लूनाइन जैसी मेडिसिन को यूज करते हो जहाँ पे जिसकी सिम्टोमेटोलॉजी आपको देखने को मिले, तो डेफिनेटली पेशेंट्स की लाइफ को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जो ओपीएम आपका एक ऐसा ड्रग है जो किस में इंक्लूड किया गया है, लाइफ सेविंग, लाइफ को बचा लेगा, है ना। वो राइटर तो कौन सा ध्यान नहीं, उसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हो गया ना कि जो बोले कि एक पेशेंट मरने वाला है, ऐसा लग रहा है कि उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने वाली है, और आप ओपीएम देते तो वो आत्मा शरीर में क्या होती है, वापस आ जाती है ना। तो एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट है।
जिसको हम लोग कई बार डिस्कस भी किए हैं, ब्रेन हेमरेज, एपोप्लेक्सी, कोमा में कई जगह पे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को लेकर स्ट्रॉन्गली, है ना। लेकिन यहाँ पे जो दो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है ओपीएम के साथ में जो आता है, जहाँ पे हम लोग कई बार नहीं सोचते हैं, तुम लोग के पास में भी पेशेंट्स आते होंगे, तुमने अपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, तुमने एमडी किया तो दिनकर क्लिनिक कर रहा है, सर ने क्लिनिक कर रहे हैं, ओपीडी चलाते हैं, तो उनके पास भी पेशेंट्स आ रहे होंगे। यार कई पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब प्लेटलेट काउंट डाउन ही रहता है हमारा, वो 1 लाख ही चल रहा है, 110 ही चल रहा है, 120 ही चल रहा है। आते कई पेशेंट्स के नहीं, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारा हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ रहा है, कई पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा वो 9 ही रहता है, 10 ही हीमोग्लोबिन रहता है, वो 1,15,000 1,10,000 हमारी प्लेटलेट्स रहती हैं। ये बड़ी नहीं दिक्कत, कुछ नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। थक जाता है होगा कोई पेशेंट अगर हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है ना। अब कई केसेस को देख रहे हो तो जहाँ पे ये चीज देखने को मिलता है किसी पेशेंट के साथ। कई बार कई पेशेंट्स को तुम देखते हो कि डॉक्टर साहब हमारे कानों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फलाना ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा था, वो ट्रीटमेंट की वजह से हमारा थोड़ा सा कानों की जो सुनना कैसा हो गया, कम सा होता जा रहा है। या कोई पेशेंट से आके डॉक्टर साहब हमारा जो हेयरिंग है वो कैसी होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, हमें सुनाई कम दे रहा है ना, सुनाई कम दे रहा है। तो वहीं पे जाके तुम देखते हो कि कई लोग आते हैं, तुम रिपोर्टें देखते होगे, तो ये अच्छी चीज है कि जहाँ पे तुम क्या देखते हो कि यार 12,000 डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, 13,000 डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, तो आप कहते हो कि चलो भाई इसको एक इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन होने की वजह से इसका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, और तुम उस केस को उस एंगल से देखना शुरू करते हो। इन कुछ रिपोर्ट्स तुम देखते हो अपने क्लिनिक्स पे, उनका डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता नहीं है, हमेशा कम ही आता है। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम आ रहा है, बार बार कम हो रहा है, तो भी तो परेशानी है, क्योंकि इम्यूनिटी मतलब डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, आपको इम्यूनिटी देती है, मतलब आपकी जितनी भी जो जितनी भी जो बोले ना कि जो बाहर से जितना भी आक्रमण होता है, जितनी भी डेंजरस इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे लड़ने का काम किसका होता है, वाइट ब्लड WBC सेल का ना, शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बहुत टाइम से ब्लड। तो ये लोग क्या करते हैं, लड़ने का काम करते हैं डिवीजन से। लेकिन ये कम हो रहा है तो आप बार बार क्या हो गए, बीमार भी हो गए, इन्फेक्शन भी हो गए, क्योंकि जो आपकी आर्मी है वो क्या हो गई है, वीक हो गई। हम लोग पढ़ते हैं ना कि ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेज हैं, और ये है जब बाहर से कोई सेल्स आती हैं जो कैसी हैं, या कोई वायरस बैक्टीरिया आता है तो वो मैक्रोफेज ने क्या करती हैं, खा लेती हैं, खाने से वो तुम उसके बाद में तुम्हें फीवर आ जाता है। इसलिए अपन लोग बोलते हैं कि जो बुखार आता है तो आपको बुखार में क्या नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी पैरासीटामोल नहीं खानी चाहिए, बहुत जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बुखार आ रहा है मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, लड़ रही है, react कर फाइट कर रही है, आपके अंदर के सिपाही लड़ रहे हैं, और आपने अपने सिपाहियों को ही मार दिया, है ना, दोनों जगह से नुकसान कर दिया, आपकी इम्यूनिटी और भी ज्यादा क्या हो गई, डाउन हो गई। ऐसे केसेस देखते हो कि नहीं देखते हो, कई केस आते हैं जहाँ पे जाके किडनी स्टोन ही नहीं जा रहा है पेशेंट्स का, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है ना, कुछ केसेस में आप देखते हो वो किडनी स्टोन बने चल रहा है। अभी कुछ केसेस तुम देख रहे हो कि अचानक से जाके कई पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं, उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं था, 2-4 महीने से छींकें आ रही हैं, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, एलर्जी हो रखी है। अब वो आपके पास आते हैं, बोलते डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट दे दो। कोई हेयरिंग के लिए आ गया जिसका हेयरिंग डिमनिश हो गया है, सुनाई देना कम हो गया है, कोई आपको एलर्जी के लिए आ रहा है जिसको छींकें आ रही हैं, है ना, बार बार उसको डिफिकल्ट ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है। कोई पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आ रहा है कि जिसका डब्ल्यूबीसी काउंट ही नहीं बढ़ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है इसका आरबीसी काउंट ही नहीं बढ़ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है इसका एचबी नहीं बढ़ रहा है, कोई पेशेंट आ रहा है जिसका प्लेटलेट काउंट ही कम नहीं मतलब बढ़ रहा है, उसका भी डाउन हो रखा है। कई पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक पे आते हैं जिनको क्या हो रखा है, बार बार रिकरेंस में डायरिया चल रहा है उनका, नोजिया चल रहा है, वॉमिटिंग चल रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन चल रहा है बहुत सीवियर, वो ले लेके परेशान है। किस चीज को, किस चीज को ले लेके परेशान है, एनिमा हम्म, एनिमा एनिमा नहीं, एनिमा के पहले वो दवाइयाँ जो चलती हैं अपनी, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए देख लग्नेटिव लग्जेटिव, लग्जेटिव, लग्जेटिव लेते जा रहे हो, लग्जेटिव लेते जा रहे हो, और लग्जेटिव भी अब क्या हो गई, फेल हो गई। फिर 10% किस में जाता है, एनिमा। कहानी जो कितनी शानदार है, पहले लैटिन नहीं होती है,
लैक्टेटिव से बहुत इजीली हो जाती है, पेशेंट्स को आदत हो जाती है। लैक्टेटिव कैसा होता है, काम करना बंद कर देता है, तो लैक्टेटिव की वजह से क्या होता है, फिर एनीमिया में चला जाता है। एनीमिया मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन, 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 बट मतलब पेशेंट्स को बोलते हैं ना, जो अपन लोग लॉ लगता है, एमेलोरेशन देन एग्रावेशन, Graduation. ये तुम्हें शुरुआती अवस्था में तो ठीक लग रहा है, मजा आ गया, वो मजा क्या बन गई तुम्हारी बाद में जाके सजा बन गई। अब बैठे हो घंटों, लैट्रिन में बैठ के तम्बाकू मल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग बेचारे बहुत सारे। बैठे रहते हैं अंदर। कई लोग तो पूरा पेपर ही पढ़ लेते हैं, 16 पेज का, 18 पेज का, फिर भी लैट्रिन क्या होती है, आ ही नहीं रही। जब तुम इस ऐसे केसेस को देख रहे होते हो तो बड़े चैलेंजिंग केस है, हकीकत में चैलेंजिंग केस है। तुम कई जगह पे जाके देखते हो कि यार साला पेशेंट को हर जगह पे आराम हो गया, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं गया। कई पेशेंट्स को तुम देखते हो उसका प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ा, कई पेशेंट्स को देखते हो यार उसका WBC काउंट नहीं बढ़ा, राइट ना। फिर तुम्हें लगता है यार कहाँ पे फेल हो गए हम, कहाँ फेल हो रहे हैं हम। कई लोग तो सोचते नहीं है, वो लोग अपनी दवाइयां बदलते रहते हैं, एक समय बाद पेशेंट भाग जाता है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो सही होम्योपैथ होते हैं वो अपने फेलियर्स और सक्सेस दोनों से क्या करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। यार कहाँ पे मिस्टेक हो रही है यार हमसे, कि ठीक है केस बिगड़ गया कोई बात नहीं, पेशेंट भाग गया कोई बात नहीं है, लेकिन वो रीजंस क्या है जिसकी वजह से हम क्या हुए, Fail हुए। फेल हुए। एक अच्छा जो फिजिशियंस होता है वो क्या करता है, अपने फेल्योर्स का कारण जानने की कोशिश करता है और सक्सेस को भी नजर में रखता है। और विथोल्कस लिखते, कैंट लिखते, हैनीमैन लिखते, जो तुम केस ठीक कर देते हो ना उसको तो कचरे समान है, डाल दो उसको कचड़े में, कुछ नहीं रखता उसको, क्योंकि उनमें सीखने के लिए क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिखाता क्या है, आपका फेल्योर्स, फेल्योर्स लेसन देके जाता है कि यार ये चीज थी, ये चीज थी, यहाँ पे ये गलती करके ऐसा लगा, ये सिम्टम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि यार वो केस है, जो कुछ पेशेंट थे वो मर गए, जो मेरे पास आए कि यार हमें बचा लोगे डॉक्टर साहब आप, एक आप ही हो। जैसे अभी एक पेशेंट है वो रो रो के गया है, कि वो उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड है 133 सेंटीमीटर का, बच्चा हुआ नहीं है, 9 साल हो गए हैं शादी को, वो रो रहा था, वाइफ रो रही थी कि सर और कोई उम्मीद नहीं बची है। उसको सीवियर ब्लीडिंग होती थी, बंद नहीं होती थी, ब्लीडिंग बंद हो गया, पेन कम है, लेकिन फाइब्रॉइड के साइज जितना एक्सपेक्टेशन था उतना कम नहीं हुआ है, और पेट ऐसा लगने लगा जैसे 5 महीने का बच्चा हो। उसका सेंटेंस थे, ये बता रहा हूँ। तो उसको जो पब्लिक नहीं टोकने लगती है कि यार 5 महीने के बच्चे ऐसा पेट हो गया, तो उसको शर्म महसूस हो रही है बहुत ज्यादा। वो सर कोई उम्मीद नहीं है, आप ही बचा लो, अब इस पेशेंट को अपन नहीं बचा पाए। तो होम्योपैथी की नहीं, किसकी मिस्टेक्स है, हमारी। वो पेशेंट जो हमारे पास में है जिनको हाइपरटेंशन, जो BP जिनका कम नहीं हो रहा था एपोप्लेक्सी के बाद में, जो कंजेशन कम नहीं हो रहा था, जिसको ब्लड वेसल्स लगभग पल्पिटेशन कर रही थी, वो अल्टीमेटली अगर मे भी हमारी मेडिसिन से ठीक नहीं, वो रप्चर हो गई और पेशेंट निकल गया। तो ये किसकी लैक होना है, अपन लोगों की लैक है। अपना नॉलेज क्या था, कम है। हम लोगों ने उस केस में, उस पढ़ाई में क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो फेल्योर्स कहने का मतलब जो सिखा के जाता है, वो एक सक्सेस केस क्या नहीं कर सकता, कभी हमें नहीं सिखा सकता। इसलिए बार बार अपने फेल्योर्स को देखो और एक्सेप्ट करो, दैट इज माई फेल्योर। हम ये केस नहीं बना हमसे, नहीं बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे लर्न करना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हम क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। रेडी नहीं होते। अब अगर पेशेंट भाग गया, बात करता हूँ, हमारी टेंशन भी क्या हुई, दूर हुई, ऐसा नहीं होता है ना। अब जब ऐसे जो अभी यहाँ पे तुम्हें ये जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, जो हर एक डॉक्टर के, हर एक फिजिशियन के माइंड में आना चाहिए, जो क्लासिकल नहीं बोलेंगे, जो हैनीमैन्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में आता है यार ये क्या चल रहा होगा, क्या डिसीज हो रही होगी। क्योंकि बहुत बार हम डिसीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, डिसीज एक्चुअल क्या है। क्योंकि जितने भी पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे आ रहे हैं वो क्या सभी नेचुरल डिसीज से सफर कर रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन होता है, नहीं। जब वो नेचुरल डिसीज को सफर नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल डिसीज से सफर कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल डिसीज के सिम्टम्स है, तो थोड़ा बहुत तो अंतर आने वाला है। और जबकि 59 या 59, 56 एफर्ट्स में बोला गया है ना, उन्होंने तो आर्टिफिशियल डिसीज को तो हैनीमैन ने क्या बोल दिया, इनक्योरेबिलिटी में डाल दिया, इनक्योरेबल केसेस, राइट ना, इनक्योरेबल केसेस। उन्हें भैया बहुत समय लगेगा, पेशेंट्स को देना पड़ेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, उनको बार बार स्ट्राइक करके पॉलीफार्मेसी देने वाले, मल्टी मेडिसिन देने वाले लोग, या फिर अपन लोग भी जल्दबाजी कर जाते हैं, रिपीटिशन करने लगते हैं मेडिसिन का, और अपने केस में क्या करते हैं, न्यू सिम्टोमेटोलॉजी को डेवलप कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है।
और फिर वही चीज जो अलग जो हम लोग पढ़ते हैं सप्रेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ सप्रेशन, या आर्टिफिशियल डिसीज जैसे सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन ही अपने न्यू सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर देती है, और हमारा केस क्या होता जाता है, इनक्योरेबल। ये बड़ा कहना कठिन है, और पेशेंट के साथ में बड़ा टफ है कि आपका कौन सा पेशेंट क्यूरेबल है और कौन सा पेशेंट नॉन क्यूरेबल है। और जो पेशेंट के साथ में जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल डिसीज के साथ में चल। क्योंकि जब आप डिटेल में पूछोगे, आप पूछ भी लेते हो इसके पहले कभी ट्रीटमेंट लिया था क्या, हाँ डॉक्टर साहब हमारा 6 साल से ट्रीटमेंट चल रहा, 5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा, 3 साल से चल रहा है, 6 महीने से चल रहा है, वो बताते हैं। बताते कि नहीं बताते, सीधा पेशेंट उठ के तुम्हारे क्लिनिक पे तो आ नहीं जाता है, आता है क्या, मतलब इसके पहले वो कई जगह पे क्या करके आता है, ट्रीटमेंट लेके आता है क्रोनिक डिसीज, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा होता है कि नहीं होता है। अब वो जो ट्रीटमेंट लेके आया है, कई बार वो उस ट्रीटमेंट की वजह से वो सिम्टम डेवलप होते हैं। सपोज दैट एक कोई पेशेंट आपके पास में आ रहा है ना, कोई एक पेशेंट आपके पास में आ रहा है, उसको कोई भी परेशानी हो रखी थी, और डॉक्टर ने क्या किया वहां पे जाके, पेंसिलिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स उनको यूज किया, है ना। या तुम बोलो किसी पेशेंट के साथ में ये जो सेफेलोस्पोरिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको दिया। अब यहाँ पे अपन लोग किसी पैथी के बारे में नहीं कह रहे हैं, कोई कमेंट नहीं। एक डॉक्टर्स को जो आता था मॉडर्न मेडिसिन में जो चलते हैं, उन्होंने वही दिया। 10 या 12 प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो जनरली हर डिसीज में उन्हीं को यूज करते हैं, राइट ना। और उनकी अपनी एक सिम्टोमेटोलॉजी होती है जिसमें कई पेशेंट्स रिकवर भी होते हैं। रिकवर इन द सेंस उन्हीं के मॉडर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमने उस केस को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, किसी भी चीज के लिए वो एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। लेकिन उस पेंसिलिन को लेने से आपको 6 महीने खिलाया 8 महीने खिलाया, और कई कई पेशेंट्स को तो एंटीबायोटिक्स कैसे होते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो और अच्छे महानुभाव होते हैं, वो डॉक्टर से मिलना बंद कर देते हैं। क्योंकि एक एमडी जो होता है जो डॉक्टर से उसमें मॉडर्न मेडिसिन में भी उसको पता होता है कई बार क्या इसके साइड इफेक्ट्स के बाद में ये हमें चेंज करना है, वो बदल के दे देता है, उसके साथ में ये चलाना है, वो अपना एक कार्यक्रम करते रहते हैं, होता है कि नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ पर्सन के साथ में कई बार होता है जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पेंसिलिन ले रहे हैं, सेफेलोस्पोरिन जैसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उनके साथ में क्या होता है, जब ये प्रोलॉन्ग यूज जब इस एंटीबायोटिक्स का जिन पेशेंट के साथ में होता है, उनके साथ में क्या डेवलप होता है, प्लेटलेट काउंट उनका क्या होता है, घटने लगता है, उनका बढ़ के नहीं आता है। अब वो बराबर इतना एंटीबायोटिक लेके आया है, और आप लगे पड़े हो कि नहीं यार हम नेचुरल डिसीज को लेके कंसेप्ट लगा के बैठे हो, और तुम अपना सिर पकड़ के बैठे हो कि साला इसका प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ रहा है, जबकि उसका बेसिक कॉज क्या होगा, आर्टिफिशियल डिसीज जो डेवलप हुई है एंटीबायोटिक की वजह से, है ना। जो तुम्हारा डिसीज प्रोड्यूस, जो तुम्हारा जो मेडिसिनल जो डिसीज है, एलोपैथिक मेडिसिन ने जो डिसीज प्रोड्यूस कर दिया है, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से पेशेंट्स का क्या डेवलप हो गया, प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे तुम्हें कि सर कोविड के बाद से ना हमारा प्लेटलेट घटा हुआ है, तब से हमारा बढ़ा नहीं है, नहीं मिलते कि हमारा कोविड का ट्रीटमेंट हुआ था सर, उसके बाद से जो प्लेटलेट काउंट घटा है वो 1-10 है, तो 1-10 ही चल रहा है। अभी भी मेरे पास पेशेंट आया था, उसका 1-10 ही रहता है, वो कह रहे इसके लिए क्या करें, क्या दे दें हम, क्या दोगे, वही एक अलग मैटर है। अपना लॉ तो जो कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन में लेके आएंगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो सिम्टम्स आए हैं पेशेंट के साथ में वो कहाँ से आए हैं, एंटीबायोटिक्स, राइट ना। कई तुम्हें पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, उनकी रिपोर्टें क्या आ रही हैं, नॉर्मल है, सब हम थायराइड की दवाई ले रहे थे, सब हमें उनको गैस्ट्राइटिस हुआ था, हमारे एब्डोमिनल अल्सर हो गए थे, और हमारा डॉक्टर साहब ने एक ट्रीटमेंट चलाया, और उसके बाद में हमें आराम पड़ गया, हमारी एसिडिटी ठीक हो गई, हमें जो रिफ्लेक्सेस होते थे, जो हमारा खाना लौट के आ जाता था उसमें डॉक्टर साहब काफी काफी आराम हो गया, हमें जो दस्त लगते थे उसमें भी काफी आराम हो गया। फिर पता नहीं अब शरीर टूटता रहता है, शरीर टूटता रहता है, एनर्जी लेवल नहीं रहता, बॉडी दर्द करती रहती, टेस्ट करा रहे हो कुछ निकल के नहीं आ रहा, रीजन तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, तुम स्टॉक्स ब्राइनिया जैसे ड्रग को बार बार देने में लगे पड़े हो, कारण तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, राइट द रीजन, क्या है कारण इसका, पीछे क्या है इसका कि जिसकी वजह से ये चीज आ रहा है, और तुम देख रहे कि पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हो, चलो वो दवाई ली थी ना भाड़ा में जान दो, राइट है कि रॉन्ग है, इग्नोर कर देते हो पूरी तरीके से। हाँ ठीक है ट्रीटमेंट लिया था ना, लिख भी लोगे अपने केस में, पास्ट ट्रीटमेंट इज एलोपैथिक, पास्ट में क्या लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट।
अब जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, क्या उससे आपने अपने केस को रिलेट किया? ये जो पेशेंट के साथ में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है? वो जो ड्रग ले रहा था, वो जो एंटीबायोटिक्स ले रहा था, उससे रिलेटेड है। मतलब क्या इतनी सीरियसली हम केस को लेते हैं? सोचने वाली बात यहाँ पे आ रही है। फिर क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? फेल हो गए, हमारा एक केस फेल हो गया, एक केस फेल हो गया, एक केस फेल हो गया। होता है कि नहीं होता है? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है ना? ये बड़ा बड़ा कठिन क्वेश्चन होता है। अब जिनके साथ में तुम्हारा फ्लूरोक्विनोलोन जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनके साथ में कई चीजें डेवलप होती हैं। कई लोग होते हैं जिसमें तुम्हारे जो अमीनो ग्लाइकोसाइड जैसे एंटीबायोटिक चलते हैं, उनका एक अपना साइड इफेक्ट्स होता है ना? जिनमें तुम सल्फोनामाइड जैसे ड्रग देते हो, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब जो ड्रग इंड्यूस जो डिसीज है, उससे पेशेंट्स क्या कर रहा है? सफर कर रहा है, उनसे सफर कर रहा है। किसी को किसी ने पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक दे दिया, उसका पेंसिलिन हम एक कॉमन सा वर्ड है, लेकिन कितने उसके मार्केट में नाम चल रहे होंगे ब्रांड से, वो किसको पता है? वो पेशेंट से उसकी एलर्जी नहीं जा रही है, सडनली उसको एलर्जी डेवलप हो गया। अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जिस एलर्जी के लिए आपने आर्सेनिक, पोथोस, जो क्लिनिकल प्रिस्क्राइबर हैं, जो मल्टी मेडिसिन प्रिस्क्राइबर है, वो देने में लगे पड़े हैं। अब उन्हें जो भी लग रहा है ड्रग का, लेकिन उनका एलर्जी ठीक होने की जगह पे तुमने और क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, सप्रेस। और पेशेंट्स को अस्थमेटिक कंडीशंस में तुम्हें भेज दिया, अदर ने साइड इफेक्ट्स तुम्हें प्रोड्यूस कर दिया वहां पर जाकर। ऐसे जब तुम केसेस को डील कर रहे हो तो तुम्हें कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जहां पे जाके तुम्हें लग रहा है कि यार वाइटलिटी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी, और ये पूरी तरीके से जो पर्सन है वो किससे सफर कर रहा है? ड्रग इंड्यूस डिसीज से। पढ़ने में जितना सरल है, सुनने में जितना आसान है, करने में और निकालने में उससे ज्यादा क्या है? कठिन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है इसका? कठिन है। क्योंकि ड्रग इंड्यूस डिसीज और नेचुरल डिसीज में डिफरेंशिएशन करना अपने आप में कैसा है? बड़ा टफ टास्क है। और कितने प्रैक्टिशनर ये सोच के बैठते हैं कि यार हमें इस चीज को लेके जाना है। 70% तो ये कहते हैं कि भैया हमें तो अपने पेशेंट्स में जो बता रहा है, जो भी तुम्हें मेडिसिन लगी, तुम उसे क्या करते हो? प्रिस्क्राइबिंग में लेते हो, प्रिस्क्राइबिंग में लेते हो। और हम मानने के लिए तैयार नहीं है उस चीज को लेकर, है ना? जैसे एक बार को वो नहीं होता, मैं पढ़ा रहा था, क्या बोल रहा था वो, ब्लाइंडनेस, प्रिटेंडेड ब्लाइंडनेस। तो मैंने उसमें बोला भी था कि जो सर का कमेंट आया था, सर का मैसेज आया था कि कई होम्योपैथ एक्सेप्ट देखना नहीं चाहते हैं, जान के भी नहीं देखना चाहते। तो सर बोले नहीं ऐसा नहीं है, कैसे लोगों का माइंड ही इतना नहीं होता है, ये सच्चाई है। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, मान लिया, एक्सेप्टेबल है चीज जो सर कह रहे हैं, वो एकदम राइट है कि जो जिनको ईश्वर ने ही दिमाग उतना दिया है, उनकी कोई गलती नहीं कह सकते, उनके लिए कोई मिस्टेक्स नहीं। जितना जिसका माइंड है वो उतना सोच पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज राइट। क्योंकि तो ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, और ईश्वर ने जो बना के भेजा है उसको कोई नहीं मत लेगा। लेकिन जो ईश्वर ने बनाया है, वो बनाने के बावजूद जो धूर्तता दिखा रहे हैं, वो ब्लाइंडनेस में, वो जानते सब हैं, मानते सब हैं, लेकिन क्या करना चाहते? धूर्तता। वो प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? Denial. इग्नोर, जान के इग्नोर कर रहे हैं। वो भगवान के सताए हुए नहीं है, भगवान की वजह से नहीं है, उनका माइंड क्या था? भगवान ने कम दिया है, उनकी कोई गलती नहीं है, मान लिया उन होम्योपैथ्स के लिए। लेकिन जो होम्योपैथ्स जिनका माइंड ब्रिलियंट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी तुम लॉज को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। ये धूर्तता में डाला जाएगा इस चीज को। ये कमेंट है, डेंजरस है, लेकिन ये तुरंत है कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो तो उसी चीज में लेके चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मानता हूं मैं कि ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, परसीव करना, ट्रुथ को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रुथ को देखना और एक्सेप्ट करना, बोलना, सारी चीजें कैसी हैं? अपने आप में कठिन है। ट्रुथ को परसीव करने के लिए भी क्या चाहिए? माइंड चाहिए। वो ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो जान के कर रहे हैं, जान के सब कर रहे हैं,
निग्लेक्ट कर रहे हैं, उन चीजों के लिए अपन लोग उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वही चीज अभी भी है, ये तुम देखने ही नहीं चाहते हो। एक देख नहीं पा रहा है, ये अलग कंडीशन होगी। एक देख के भी क्या कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते, क्या नहीं यार हमें कुछ नहीं, क्या का ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस, क्या का आर्टिफिशियल डिसीजेस, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पेशेंट आता है, हेयरिंग है नहीं आ रही है, एक आता है बॉडी एक हो रहा है, प्लेटलेट काउंट हो गया, तुम उसकी दवाई देना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। तुम जानने की कोशिश ही नहीं करते हो, कारण जानने की कोशिश नहीं करते हो, कॉज जानने की कोशिश नहीं करते हो, किस टेकिंग में तुम डिफरेंशिएशन करना नहीं चाहते। लेकिन तुम पेशेंट्स के साथ में क्या चाहते हो, हमारा पेशेंट ठीक हो जाए। पेशेंट नहीं, एक्चुअली तुम उसकी पैसा बनाना चाहते हो। पेशेंट तो ठीक है, जो भी हो उसका, कैसे भी करके पेशेंट एक चीज बोल दे, क्या सब हम ठीक है, हमें क्या हो गया, आराम हो गया, राइट ना। ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में जहां पे तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, जहां पे तुम्हें लग रहा है कि यार इसकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा वीक है, एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो इसका रीजन क्या चल रहा है, लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और कोई तुम्हें वहां पे रीजन नहीं मिल रहा है, कारण नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पे तुम अपने केस को किससे स्टार्ट कर सकते हो, ओपीएम से। ओपीएम से उस केस को तुम क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। कई पेशेंट्स आते हैं तुम्हारे पास में, कई पेशेंट्स आएंगे जो क्लिनिक पे, लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि हर एक ऐसा पेशेंट आ जाए तो मैं उसको क्या देना शुरू कर दूं, ओपीएम। ये टोटल रॉन्ग, ये रॉन्ग कंसेप्ट है ना। अपन देखेंगे जो पर्सनालिटी, वो तो पढ़नी है अपन लोग, वो तो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि नहीं भैया, अब ऐसे पढ़ लिया या हमने लेक्चर यूट्यूब में डाल दिया, उन्हें सुन लिया और उस सबको देना शुरू क्या कर दिया, ओपीएम। ये रॉन्ग है, ना तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, और ना ही चीज है, क्योंकि लॉस इस समझाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। बाकी केवल एक ड्रग नहीं है, वहाँ पे जितना ओपीएम स्ट्रॉन्ग आता है, वहाँ पे अदर्स ड्रग भी वहाँ पे जाके उतनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, है ना। जहाँ वाइटलिटी आपकी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही उस चीज को लेकर, या फिर ऐसे केसेस को, है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना तुम्हारे क्लिनिक पे आते हैं, अरे डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सब खड़े नहीं हो पा रहे, फिर तुम दवाई देते हो जो भी तुम्हें लगती है, तो वो अगले दिन आते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, 7 दिन बाद आते हैं, सब दवाई से दोबारा हुआ नहीं था, वो तो मैंने पेन किलर खा लिया। हम ये कहा के लिए परेशान करते, 7 दिन बाद ही बताते हैं, वो तो कितने दिन पेन किलर खाए, डेली सब खानी पड़ रही है। फिर तुम किस टेकिंग करते हो, फिर मेडिसिन देते हो, कोई खांसी की आता है, तुम दवाई दे दी, अरे वो तो कब सिरप यार लेना पड़ा हमें, वो तो यार हमें बुखार की दवाई तो खानी पड़ी, वो तो पैरासीटामोल, उसके बाद पैरासीटामोल तो खानी पड़ी। देखते हो कि नहीं देखते हो, मतलब वो तुम्हारे पास भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, तुम्हारी मेडिसिन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, अरे यार वो ले लेते एक, वो तो क्या बोलते, हम आपकी दवाई भी खा लेते हैं और एलोपैथी भी खाते चले, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। कितने सारे पेशेंट्स आते हैं अपने क्लिनिक पे, वो दोनों ट्रीटमेंट को क्या चाहते हैं, साथ साथ, दोनों चीजों को साथ साथ चाहते हैं, दोनों चीजों को साथ साथ चाहते हैं। तो सर हम एलोपैथी भी ले लें, हम सुबह एंटासिड भी खा लें, और आप जो दवाई दे रहे हो हम उसको भी खा लें, तो जरा सा होता है वो हाल खा लेते हैं, हाल पेन किलर लेते हैं, हाल कफ सिरप ले लेते हैं, हाल पैरासिटामोल ले लेते हैं, जरा से छींक आई तो बेटनेसोल खा लिया, सिट्रीजिन खा ली, या तुम्हारा जितनी भी लिवोसिट्राजिन है, मॉन्टेर एलसी है, उसको ले लिया। देखते हो ना तुम, मतलब उन्हें जरा सा हेडेक हुआ, सिर दर्द की कौन सी दवाई होती है, वो आजकल बंद हो गई फिर भी चलती रहती है, सेरिडोन, Aspirin. पेन लगा हुआ है, तब भी उसको भाई बना रखा है, हर कोई खाता रहता है सेरिडोन को, ये सब सेरिडोन से आराम हुआ था, सेरिडोन से आराम हुआ, राइट। देखते हो कि नहीं देखते हो, अब क्या करो इन केसेस में, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे बोलते हैं ओके, जहां पे जाके तुम लग रहा है कि उनके एडिक्शन हो रखा है, जहां पे जाके एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ ही नहीं पा रहे, तुम लाख कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी पेशेंट्स नहीं मान रहे,
और तुम्हारे पास अगर इस ड्रग की सिम्टोमेटोलॉजी मिलती है तो यू कैन गिव ओपियम, प्रिस्क्राइब ओपियम। या तो ओपियम दोगे तो कुछ समय के लिए क्या होगा, केस है जो वाइटलिटी है वो स्टिल होगी, और पेशेंट को इस चीज से निकलने में मदद करेगी। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पेशेंट्स आपके एलोपैथिक जो ड्रग है उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे। राइट, जिनका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्रग समझ बहुत में तो आ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ड्रग में से है, जिसको हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे। उसको हमने पर्टिकुलर चीजों के लिए डाल दिया, कोमा, एपोप्लेक्सी, कॉन्स्टिपेशंस, उन चीजों के लिए डाल दिया, कहानी खत्म। अदर चीजों के लिए तो हम सोच ही नहीं पा रहे उन चीजों, राइट। ये बड़ा कठिन है, मतलब इसका जहाँ पे जाके मतलब एंटीबायोटिक्स जो मॉडर्न मेडिसिन ड्रग है इतना ले लिया कि तुम्हारी पूरी वाइटलिटी को क्या कर दिया, वीक कर दिया। रिएक्शन ही नहीं दे रही वाइटलिटी, अब वाइटलिटी क्या नहीं कर रही है, रिएक्शन नहीं दे रही है ना। अब तुम्हें कुछ तकलीफ होती है, कुछ है इंडिफरेंस है, मैं चल रहे हो मजा नहीं आ रहा है, कुछ है ही नहीं, माइंड और इमोशंस को ड्रेंज कर दिया टोटली। एंजाइटी वाइटलिटी एक्सप्रेशन करने कैसे का वे है या एंजाइटी, जैसे बार बार कोई मेडिसिन खा रहा है मतलब उसको एंजाइटी है, इम्पेशेंस है, वो कर नहीं पा रहा। एंजाइटी कह सकते हो, मतलब इम्पेशेंसनेस, और दूसरा कह सकते हो सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस है, उसे तो जल्दी आराम ये चाहिए। तो ये वीक वाइटलिटी जिसकी होगी हाँ, वो इस वीक तरीके से वाइटलिटी, करेगा। वीक वाइटलिटी। बट यहाँ पे एक्सप्रेशन तो आ रहा है ना। वाइटलिटी का एक्सप्रेशन आ तो रहा है, सही बात है, हाँ। तो वीक वाइटलिटी है ना लेकिन वीक वाइटलिटी के साथ में ओपियम तो वहां पे इम्पेशेंसनेस है। सोचेंगे ना जहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। जैसे ऊपर वाला है वो बताया था जहाँ पे प्लेटलेट चल रही है, डब्ल्यूबीसी चल रही है, एचबी चल रही, बढ़ नहीं रहा, पर कोई एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, कुछ बता नहीं रहा, डल छल है एक तरीके से, वाइटलिटी एक्सप्रेस नहीं कर रही। अब दूसरी कंडीशन में आप बता रहे हो कि यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है हाँ, ये एंजाइटी। पर्टिकुलर अलग केस हो गया ना आपके साथ में, कि जहाँ पे जाके आप ऐसे केसेस को देख रहे हो, ये वो उन ड्रग को रिमूव ही नहीं कर पा रहे, आप चाह के भी नहीं छुड़वा पा रहे उनके ड्रग को। आप कह रहे हो कि नहीं भैया यार, एक काम करो, थायराइड की मेडिसिन को बंद कर दो, थायराइड की मेडिसिन को बंद कर दो, लेकिन वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अरे वो तो एक टैबलेट मैंने खा ली। ये एक वन ऑफ कंडीशन किसी पेशेंट के साथ, यार वो अब इस कुछ चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे उन दवाइयों में, इतना एडिक्शन हो गया। अब वहां पे जाके तो मैंने पता होना चाहिए कि यार ये जो चीज है वो किस मेडिसिन के अंदर आता है, ये कहने की बात है। ठीक है, वो पेशेंट खा रहा है, रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, तुम्हें एक सिम्टम्स लग रहा है, क्लियर है, लेकिन सिम्टम्स आया तो उसी ड्रग की वजह से है, वाइटलिटी वीक तो उन्हीं की वजह से है, इम्पेशेंस तो हम्म। उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो है कंबाइन, तो जहां पे तुम ये देख रहे हो वहां पे भी तुम क्या सोचोगे, ओपियम जैसे ड्रग को सोचोगे उस प्लेस पे भी जाके। ऐसे सर इसी जनरली बात करें तो बीमारी आती तभी जब वाइटलिटी वीक होती है, वाइटलिटी वीक ही नहीं होगी तो बीमारी आएगी नहीं। उल्टे ही सोच रहे हो तुम, फिर वो कंसेप्ट उल्टा लगा रहा है, होम्योपैथिक कंसेप्ट तो अलग है। पहले तुम बीमार होते हो, फिर नेम ऑफ द डिसीज आती है, पहले सिक होते हो, सिक। नहीं, वाइटलिटी वीक होती है ना पहले, तो तब बीमार हाँ, होते हैं ना। वाइटलिटी वीक होगी तभी तो डिसीज आएगी, वाइटलिटी तो वही वीक तो कह होने रहा हूँ से सिकनेस ना, सिकनेस तो पहले आ गई। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो सिकनेस राइट है, बाद में जाके तुम्हें लग रहा है कि हमें ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया, लेकिन उसके पहले तुम बीमार हो चुके थे ना। हाँ, तो मेंटल प्रोसेस तो पहले इमोशनली होती है। इलनेस कहाँ से डेवलप हुआ, वो चीज तो है, उसको तुम इनकार थोड़ी कर सकते हो। क्योंकि अभी तुम पढ़ो एक वो देखोगे उन्होंने क्या लिखा हुआ, तो ऑर्गन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन पढ़ लो तो फिलोसफी ज्यादा आ जाती है ना फिर अब सब लोग क्या कहते हैं, हम लोग किससे भटक गए, टॉपिक से। टॉपिक से टॉपिक भटक गए जैसे आज धक्का हुआ चल रहा है। ये तो कुछ और ही चल रहा है ना। नहीं नहीं, ये पढ़ रहा था मैं, बहुत शानदार चीज लिखी थी। एफओ नंबर 13, 14, 15 को पढ़ना है, 13, 14, 15, उन्होंने इसी चीज को बार बार कह के समझाया हुआ है, बार बार इसी चीज को समझाने की कोशिश किया, इवन 16 तक। इस चीज को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं बार 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 बार। एग्जैक्ट आर्टिफिशियल डिजीज किसे कहते हैं, एग्जैक्ट कि आर्टिफिशियल मतलब जो। डिसीज, आर्टिफिशियल डिसीज है कि जो नेचुरल नहीं है, जो तुम्हारे वो किसी भी चीज एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, वो एलोपैथिक मेडिसिन को ही तो वैसे बोला था उन्होंने
एलोपैथिक मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो चीज लेके आते कि हैं। कोई भी सप्रेशन से कोई बीमारी आ रही है, नेचुरल नेचुरल डिजीज तो ये होगी कि हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, कोई गलत चीजें खा रहे हैं, हमारी हम जेनेटिक के हिसाब से बीमारी आ रही है। एक बीमारी होगी जैसे मेरी तासीर के हिसाब से, वो बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए, उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के हो गई, एलोपैथी दवाई मेडिसिन खा के, वो या तो फिर ये सप्रेशन। आर्टिफिशियल डिजीज का डेवलपमेंट है। जैसे आप बेटनोवेट सी लगाई के बड़े हुए, एंटीबायोटिक लेते चल रहे हैं, जुकाम खांसी आता है इजी खाते चल रहे हैं, फिर आपको कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेन हुई आपने फिर खा ली, फिर कोई तकलीफ हुई फिर आपने खा ली, रिकरेंट मलेरिया आपको होता रहता है, आप एंटीबायोटिक खाते जा रहे हो। अब ये जो जैसे पेशेंट डिजीज आते हैं अधिकतर, ये पता नहीं, मेरे पास तो बहुत आते हैं वो, उनको बीमारी बहुत होती है, जॉइंट्स पेन है, थायराइड भी है, और जी 4 बीमारी तो लेके ही आता है, मोटापा और थायराइड और जॉइंट्स पेन और बीपी शुगर। ये पेशेंट किस में आते हैं, जो जी ये इतनी इतनी सब तुम इनके, बीमारी। अगर इनके पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है तो आपको पता होना चाहिए। फिर इनकी तुम फाइल देखो, इनको ड्रग क्या किए गए, फिर ड्रग के कंटेंट देखो कि उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। फार्मेकोलॉजी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बहुत होना, मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एलोपैथिक फार्मेकोलॉजी को भी पढ़ के देखना देखिए चाहिए। सर, फिर भी सर इतनी इतनी बीमारी लेकर घूम रहे होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती, वाइटलिटी उनकी बढ़िया काम कर रहे होते हैं, 5 5 बीमारी अरे लेकर घूम रहे हैं। ये भगवान, तुम वाइटलिटी को किससे रिलेट कर रहे हो? बीमारी से। डिसीज से, जो वो पेशेंट सफर कर रहा है। हाँ, पेशेंट को दिक्कत हो नहीं रही, दवाई खा रहा है वो, तो एक शुगर की लेकिन खा लेता है, पहले एक बीपी तुम्हारा खा जो लेता है। इंटीरियर ऑफ मैन अफेक्ट हो गया, सिकनेस वहां से आई है भाई, इंटीरियर ऑफ मैन से। वो तो नेम ऑफ द डिसीज लेके घूम रहे हैं फिजिकल लेवल पे, जो आप तुम बात कर रहे हो। ये पेशेंट कभी ठीक भी नहीं होते, ना शुगर ठीक होती हाँ, तो कई उसकी, ना कई ये। पेशेंट इनक्यूरेबल हैं, ये निकालना बड़ा कठिन है, ये क्यूरेबल और इनक्यूरेबल। वाइटलिटी उनकी खूब मजबूत दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस खूब बढ़िया, अरे बिजनेस खूब भैया, करते तुम हैं। वाइटलिटी को उससे जोड़ रहे हो किससे? नेम ऑफ डिजीज। नहीं, तुम कह रहे हो कि उसको 1% को डायबिटीज नहीं है, 1% मतलब को मेंटल कहने थायराइड का नहीं है, मतलब ये है कि एक उन परसेंट को लोगों को जुकाम खांसी नहीं है, मतलब ये पर्सन कैसा है? वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है, बहुत वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है इसकी, ऐसा है। मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो पर्सन रोज जुआ खेलता है, मर्डर का आरोपी है, और 2 रेप के केस चल रहे हैं, किसी को भी धुन देता है अच्छे तरीके से, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है शरीर पे। मतलब उसकी वाइटलिटी क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या ऐसा सोच रहे हो? वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है, उसकी विल पावर है तो वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ विल पावर वीक होगी तभी वाइटलिटी वीक होगी। वाइटलिटी उसकी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि उसका पूरा इंटीरियर ऑफ मैन क्या हो गया? एक्टिविटीज आ रही है उसकी, करेक्ट हो गया। रेंज है। नहीं सर, रेंज हम जैसे वाइटलिटी है उसकी। वो आप ठीक कह रहे हो, बट लेकिन वो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, मतलब उसके पास साहस है, करेज है उसके पास, उसे तो अपने हिसाब से ठीक लग रहा है ना कि रेप करना अच्छी बात है, मर्डर करना अच्छी बात अरे तो है वो ना कोई। उसकी नजरिए से बात थोड़ी करोगे डॉक्टर साहब, तुम तो अपने नजरिए से देखोगे कि इसकी इंटेलेक्ट वाइटलिटी वीक अंडरस्टैंडिंग है। पता चला, सोसाइटी के नजरिए से गलत क्या है है। ना, हमें तो वाइटलिटी के नजरिए से देखना है ना, ए वाइटलिटी भगवान, तो एक्सप्रेस कर रही है, स्ट्रॉन्ग है, तभी तो दूसरे को मर्डर कर पा रहा है, तभी दूसरे को तो क्या पा रहा है, मोरल इमोरल जैसे कल आप बात कर रहे थे, अरे तो उस तरीके से वाइटलिटी देखो ना, परवर्टेड जिस हुई तरीके कि से नहीं? मैं वो सोचने की कोशिश कर। डिसीज, जो इमोशन है वो डिसीज हुए कि नहीं हुए? डिजीज है पर वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग है। एक आदमी है, कुछ भी नहीं कर रहा, सीधा साधा है, कॉन्फिडेंस कमजोर है उसका, काम नहीं कर पा रहा, रूटीन वर्क नहीं कर पा रहा, बीमारी उसको कोई नहीं, पर उसकी वाइटलिटी वीक है। अरे भैया, तुम्हारा कंसेप्ट हो सकता है ऑर्गन का कंसेप्ट नहीं है, और विथोलगस का कंसेप्ट नहीं है, अगर है ना। ये भी तो ऑर्गन का कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी। नहीं 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 नहीं, ऑर्गन का कंसेप्ट नहीं है। ऑर्गन का कंसेप्ट को तुम सही तरीके से पढ़ो, फिर से बोलो 13 14 15 16, फिर से पढ़ो। नहीं, वो परवर्जन तो है, वो है तो गलत, मैं मान लो सही नहीं मानना मैं उसको, मैं तो बहुत ज्यादा गलत मानता हूँ इन बातों को, बट लेकिन उसका है तो, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा तुम ये कह क्वेश्चन रहे है हो कि उसकी वो। विल पावर वीक है इसलिए तो मर्डर कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो विल मर्डर कर रहा है वो बंदा। हाँ, मतलब वो पेशेंट क्यूरेबल है नहीं है, ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वो इनक्यूरेबल पेशेंट तो पेशेंट क्यूरेबल है, होना चाहिए ना। जितना क्यूरेबल पार्ट होगा, लेकिन ये तुम्हारा इनक्यूरेबिलिटी की तरफ है केस। ये तुम्हारा मोर अनहेल्थी पेशेंट्स है। जो तुम बिल बिल कह रहे हो ना, ये अनहेल्थी बिल है, अनहेल्थी बिल। हेल्थी बिल नहीं है ये अनहेल्थी बिल है। ये अनहेल्थी इमोशंस है, उसको जानने की कोशिश करो। मान रहे कि हाँ, तुम ये कह रहे तो हो कि हाँ बिल स्ट्रॉन्ग है, पर लेकिन लेकिन ठीक नहीं होते। है, लेकिन ये वो अनहेल्थी ठीक बिल। इसलिए अनहेल्दी भी इसलिए ठीक नहीं होते। क्लियर सी चीज है। ये समझने की कोशिश कर रहा था। ये अनहेल्थी कंडीशन है, अनहेल्थी इमोशंस है। अब तुम बोलो हम प्यार में तो जा रहे हैं ना सर, हम तो हेल्थी है ना।
इसलिए तो रेप कर, अनहेल्दी कंडीशन चाहिए यार, ऐसे थोड़ी होता है। उसको मतलब ये तुम्हारा वीक इसलिए कहलाएगा कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर से क्या छूट गया, रोल। कंट्रोल। हेल्थी कंडीशंस में आपका माइंड आपके इमोशंस आपके फिजिकल लेवल को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, कामनेस में लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे चीजें कैसी हो रही हैं, एग्रेसिव, पेशेंट वॉयलेंस हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, वो बितुलगस ने उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा वो उस फिलोसफी की किताब में वो लिखते हैं ना, एक जो पेशेंट है उसको कैंसर है, लेकिन पर्सन इज हम्बल, उसको मेंटल इमोशनल लेवल पर उतना ट्रेंचमेंट नहीं है, ही जो इज क्यूरेबल। लेकिन एक पेशेंट जो एक्ने जिसको फेस पे वो रखे, लेकिन वो मेंटली और इमोशनली परवर्टेड है, वाइटलिटी बहुत ज्यादा वीक है, इस पेशेंट को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्या आपको जो पेशेंट है वो क्या लेके आ रहे हैं। अब टॉपिक चल ही रहा था, कह देता हूँ। एक पर्सन है जैसे कि वो डिक्टेटोरियल है, तानाशाह नेता है, कोई भी है, खूब दारू पीता है, खूब मुर्गी खाता है, दूसरों को सताता है, जमीन पे कब्जा करता है ना, मर्डर भी करता है, पर उसको सेटिस्फेक्शन है, आराम से सो रहा है, शांति है, क्योंकि उसका सब कुछ जैसा वो चाह रहा है वैसे चल रहा है। इसको क्या कहेंगे? वो ना कभी बीमार होता है ना कुछ होता है, आराम से रहता है। बीमार कब होगा? जब उसको ऑब्स्ट्रक्शन आएगा लाइफ में, जब उसका कोई बड़ा दादा उससे मिल जाएगा। बट वो लेकिन वो बी, खूब। वो बीमार ही है, लेकिन डिसीज फिजिकल लेवल पे नहीं आई उसके। हाँ, आती नहीं है ऐसे लोगों को। तो जो मेंटली इमोशनली जो इल होते हैं, मेंटली इल पर्सन होते हैं, उनका फिजिकल लेवल से डिसीज क्या होती है, स्ट्रांग हो सही जाती है बात। गायब हो फिजिकल जाती है। लेवल जितने पागल होते हैं वो तुम्हारा ये जो बोलते हैं, जैसे लैट्रिन टॉयलेट साफ करते हो, क्या बोलते हैं उसको, से। क्या बोलते हैं, फिनाइल। फिनाइल पी लेते हैं। वैसे बहुत सारे पेशेंट देखे उनको इफेक्ट नहीं आता है। अब तुम बोलो कि यार इसका फिजिकल तो बहुत लेवल स्ट्रांग है भाई साहब, इसलिए तो फिनाइल ने इफेक्ट नहीं छोड़ा, दस्त भी नहीं लगी, मरा भी नहीं, डेटोल पी गया, ये तो तुम्हारा रेक्टिफाइड स्पिरिट पी गया, ये तो वो भी पी गया, सैनिटाइजर, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। गंदी चीजें खा लेते हैं, गंदे कचड़े से उठा के खा लेते हैं, लेकिन फिजिकली ये नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग कैसे हो चुके हैं, मेंटली। मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। अभी पूरे देश में अराजकता क्यों फैली हुई है, क्योंकि हम मेंटल और इमोशनली अनहेल्थी हो गए हैं भाई साहब। फिजिकली तो हो गए, लेटर स्टेज हो गए, बड़ा डिसीज आएगा निकल जाओगे, हम लोग धीमे धीमे करके डिसीज में जाएंगे और मर जाएंगे। मरना दोनों लोगों को है, लेकिन किस गोल और किस पर्पज के साथ में, ये फिलोसफी का टॉपिक कनेक्ट हो जाता है इनसे, इसलिए चीज अलग हो जाती है। तुम्हारे हिसाब से बढ़िया, मैं हमेशा कहता हूँ ना, सबसे अच्छी जिंदगी तो विलेन की होती है। वो 10-10 लड़कियों के साथ जाता है, दारू पीता है, मारता है, पीटता है, लास्ट में जाके हीरो आता है, 2 गोली मार देता है, फिल्म खत्म हो जाती है। और हीरो, पता चला चोरी हो गई, पापा फांसी पे लटक गए ईमानदारी के चक्कर में, उसके घर से पूरा सामान उठा गया, उसका घर छूट गया, लास्ट में जाके लेकिन उसने विलेन को मार दिया तो वो हीरो बन गया। रावण सुख में था कि राम सुख में थी, रावण सुख में था, सीता को ले गया, परेशान कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, इंजॉय कर रहा था पूरी तरीके से। राम क्या कर रहे थे 14 साल तक, भटक रहे थे। हेल्थी कौन था, रावण की राम, रावण तो एंजॉय कर रहा था, तो हेल्थी होना चाहिए उसको। गलत है कि सही है, हेल्थी पर्सन होंगे तो रहेगा। क्योंकि देखो, ह्यूमन बीइंग को किससे जोड़ा गया, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लेवल से। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जितना क्लियर होगा, आप उतने हेल्थी हैं। फिजिक को छोड़ दो, फिजिक को छोड़ दो, ये इंटेलेक्चुअल क्लियरिटी की बात चल रही है, इंटेलेक्चुअल क्लियरिटी। फिजिक तो जान ही जाना है, इसलिए जो इंटेलेक्चुअल क्लियर होते हैं उनका फिजिक भी वीक बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो बड़ी बड़ी डिसीज से सफर करने लगते हैं। इफेक्ट है, इंटेलेक्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, उसी से दुनिया चल रही है, इंटेलेक्चुअल क्लियरिटी की वजह से। अभी हम लोग क्यों मर रहे हैं, कैंसर डायबिटीज क्यों आ रहे हैं, सोचने वाली बात ये है। हाइपरटेंशन हमें क्यों हो रहा है, क्यों हमें अर्ली एज में, मतलब बोले ना कि पूरा देश प्री डायबिटिक हो रखा है, तुम्हारा ही साइंटिस्ट कहने लगे हैं, पूरा देश ही बोल दिया उन्होंने 140 करोड़ लोगों को कि प्री डायबिटिक कंडीशन में चल रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस। लिवर सबके अफेक्टेड चल रहे हैं। तुम 4 ओपन लोग करवाएंगे ना, 3 लोगों के माइल्ड हिपेटोमेगाली आएगी। हम्म। क्यों? तो तुम कहोगे हम नेचुरल, हम भिंडी रोटी खाते हैं, हम कहेंगे हम तुरैया खाते हैं, और सर कहेंगे हम यही खाते हैं। शोभने जरूर कहेगी हम तो मोमोज खाते हैं और ये सब खाते हैं, फिर भी हमारा हेल्थ यार है।
3-4 महीने नहीं नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है, वाई, क्यों माइल्ड हिपेटोमेगाली आ रही है यार, क्यों हम प्री डायबिटिक होते जा रहे हैं, क्यों हाइपरटेंशन में, क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी जो आया था पेशेंट इम्पोर्टेंसी का, वो यही कह रहा था, हमारा दोस्त मर गया सर, 32 साल का था, 3 लोग मर गए उसके 3 महीने के अंदर। फिर हमें डर लग रहा था कि कहीं हमें हार्ट अटैक नहीं है, क्या चल रहा है ये गड़बड़ चल रहा है ये। रैशनैलिटीज नहीं बची है, इंटेलेक्चुअली हम बीमार हो गए। मेंटल और इमोशनल हेल्थ की कोई बात ही नहीं करता है, हकीकत ये है। इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है। वो तो तुम किसको बीमारी मानते हो, थायराइड हो गए बीमार हो गए, लिवर अफेक्टेड हो गया बीमार हो गए, बीपी बढ़ गया बीमार हो गए, माइग्रेन हो गया बीमार हो गए, दस्त लग रहे हैं तो हम बीमार हो गए। लेकिन एक्चुअल किसकी बात होनी चाहिए, मेंटल और इमोशनल हेल्थ की। राष्ट्र उसी से बनेगा, दुनिया उसी से चलेगी, हर एक चीज उसी से चलेगी। लेकिन हम लोग कैसे हो गए हैं, मेंटल इमोशनली, इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ है। जब एक दूध वाला जहर पिला रहा है, एक डॉक्टर अननेसेसरी पेशेंट्स को एक उसमें वेंटिलेटर पर रख के, एक जो पढ़ा लिखा आदमी जिसको तुम बोलोगे, जिसने एमडी कर रखा है, एमएस कर रखा है, डीएम कर रखा है, और उसको वेंटिलेटर पे लेटा के 5 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहा है, सी और ही इज हेल्थी ह्यूमन बीइंग। सोच के देखो एक बार, इसको आप हेल्थी बोलोगे कि एक तरबूज में इंजेक्शन लगा के बेच रहा है, वो है। एक लॉयर अपना केस खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसके लिए जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो उसके लिए वो पैसा कमाने की मशीन है, वो हेल्थी है। ये सब हेल्थी लोग घूम रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। इन्हें बीमारी है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हो। ये उन लोगों से ज्यादा वीक हैं जो, जिनके पास 10 रुपए है ना, एक भूखा आदमी आ जाता है, उसको भले कैंसर हो रखा है, वो 5 रुपए पहले दे देता है, तो भैया तू भी खा ले, 2 रोटी है ना, एक तू खा ले एक हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन हेल्थी है, ये हेल्थी है कि वो हेल्थी है। कि जो तुमसे कह रहा है, जिसका पैसा भरा पड़ा है, तो बोलो 500 रुपए कम है, जाओ भाग जाओ, हम नहीं देखेंगे तुम्हें, 50,000 कम है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है, अनहेल्थी कौन है और हेल्थी कौन नहीं। ये बड़ा कठिन टॉपिक है। नहीं, हाँ वो जैसे परसों तरसों बता रहे थे, जब तक वो सिम्टम नहीं बनता तब तक बीमारी नहीं लाता ना, कब वो सिम्टम में सिम्टम्स आएंगे बदलेगा। ना, सिम्टम जितना देखो मेंटल डिसीज में जाओगे ना, फिजिकल लेवल से उतनी गायब होती जाएगी डिसीज, उतना तुम अफेक्टेड कम होगे फिजिकल लेवल में। जब होगे ना तो एक बड़े लेवल पे आएगा और सीधी कहानी खत्म होगी। तभी लोग क्रूवल और इस तरीके के लोग होते जा रहे हैं। क्रूअल होनी है, उसके साथ में कई चीजें बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम लोग सी वैली बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, 40-50 महीने बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ही आ रहा है, भोग में ज्यादा जा रहे हैं ना। मोरालिटी खत्म हो गई है, मोरालिटी, मोरालिटी खत्म हो गई टोटल। मोरालिटी कोई बात नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ, इसको 30-40 में भी बात सर करनी वही जा चाहिए। रहे हैं जो मॉरलिटी जिससे जीना चाह रहे हैं, इमोरलिटी वाले नहीं जा रहे हैं। हैं, जो मॉरलिटी से जीने की कोशिश कर रहे हैं वही जा रहे हैं 30-40 में, इमोरलिटी से जीने वाले नहीं जा रहे ठीक है, मान लिया हमने कि उनने स्ट्रगल ज्यादा किया, जल्दी नहीं पड़ गए, हैं। फिर भी वो हेल्थी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्पस और अपनी लाइफ के साथ में वो डिसेप्टिव नहीं हुए, वहां पर उन्होंने कुछ वो चीज नहीं किया, एक मॉर्बिडनेस को डेवलप नहीं होने दिया, तो दे आर हेल्थी पर्सन, कोई परेशानी नहीं है। विवेकानंद मर गए ना 39 साल में, 39-40 साल में, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो मरे, इज हेल्थी, हेल्थी ह्यूमन बीइंग। गोल क्लियर था, कंसेप्ट क्लियर था, ह्यूमनिटी को लेके मरे, मरना तो तय है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हम आप बैलेंस। मर जाएंगे 42 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में, मे भी कोई 40 साल और मरेगा, 80 साल जी लेगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। इससे ज्यादा अंतर तो नहीं आने वाला। कोई हमसे नहीं 10 साल जिएगा, कोई 15 साल जिएगा, लेकिन रीजंस, किस रीजंस की वजह से आप जिंदा थे, किस लिए आप आए, ये जो बातें होती है ना, ये बताने की जरूरत है लोगों को, जो समझने के लिए रेडी नहीं है। वो लोग यहाँ पे ऐसे जी रहे हैं, हमें कोई मरनी नहीं है, इसलिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए करप्शन कर लो, रख लो रख लो रख लो, सारी चीजें प्रिजर्वेशन। और प्रिजर्वेशन क्या है, टोटल है, मतलब मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिज्म बढ़ गया है चारों तरफ, एक सिंपल सी वर्ड बोले। तो लेकिन इसके ये समझना और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले फिजिशियन तो हेल्थी हो जाए। जब फिजिशियन ही मटेरियलिस्टिक है तो काहे का वो पेशेंट मटेरियलिस्टिक को ठीक करने बैठेगा। वो कहेगा भैया ठीक है, तू अपना मार, तू हमें मार दे, हम तुझे मार देंगे, लौकी लेके आएंगे, तू मुझे खिला देना, और जब तू इंजेक्शन लगवाने आएगा हम तुझे मार देंगे, कहानी खत्म।